तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, कल यानी कि 29 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और फैसला आया है, या यूं कहिए कि एक और टिप्पणी हुई है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात चल रही थी, उसको शायद उन्होंने मंजूरी देने की बात कही है। अब यहाँ पर बहुत प्रकार के संदेह और बहुत प्रकार के दिक्कतें सामने आई हैं, बहुत प्रकार के भ्रम, यानी कि कोई भी क्लियरिटी के साथ ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तव में हुआ क्या है। मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी दूंगा, यानी कि एकदम से मामला स्पष्ट कर दूंगा कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले मामला क्या है? ओबीसी आरक्षण का मामला है, जिसे कमलनाथ सरकार ने 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, यानी कि 13% अतिरिक्त आरक्षण देने की उन्होंने बात कही थी। क्लियर है? 13% जो उन्होंने अतिरिक्त आरक्षण देने की बात कही थी, उसको लागू किए जाने के संदर्भ में कुछ याचिकाएं दायर की गई थी, क्योंकि जैसे ही 13% अतिरिक्त आरक्षण आ जाता, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ व्याख्याएं हैं उसमें 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता की व्याख्या का उल्लंघन हो सकता था। तो कुछ लोगों ने उसमें याचिका दायर की थी, इस वजह से वो 13% आरक्षण का मामला रुक गया था। तो जब 13% आरक्षण का मामला रुक गया तो होता क्या है कि आरक्षण जिनको मिलता है वो तो रिजर्वेशन कैटेगरी में चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता वे अनरिजर्व कैटेगरी में होते हैं, यानी अनारक्षित वर्ग में होते हैं। तो वो 13% ओबीसी को दिया जाएगा या अनारक्षित वर्ग को दिया जाएगा, इसमें मामला लटक गया था। जब इसमें मामला लटक गया था तो वो 13% अनारक्षित वर्ग के बच्चे और 13% ओबीसी वर्ग के बच्चे किसी भी भर्ती प्रक्रिया में, किसी भी सरकारी नियुक्ति में रिजर्व कर दिए गए थे, यानी कि 13% ओबीसी से और 13% अनरिजर्व कैटेगरी के। और वो अनरिजर्व कैटेगरी, ध्यान रखिए, सामान्य वर्ग ही नहीं होता है। अनरिजर्व कैटेगरी में वे सब आते हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ये बात स्पष्ट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं आरक्षण को लेयर बाय लेयर आज समझाऊंगा और क्या समस्या है मध्य प्रदेश में वो भी बताऊंगा। तो पहले कल की जो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है वो मैं बता दूं। जो दो लोगों की महत्वपूर्ण रिट उसमें दायर की गई थी कि 50% से अधिक के सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या का उल्लंघन करता है, वो खारिज हो गया है। अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि आपको 27% आरक्षण देना है या नहीं देना है, सरकार का मामला है, यानी सरकार देने और नहीं देने दोनों के लिए उसका रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार के ऊपर है कि 27% का आरक्षण में जो 13% लंबित सीटें हैं उन्हें ओपन करेगी अथवा अभी भी वो लटका करके रखेगी। अब इसमें राजनीति होनी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने आप को ओबीसी पार्टी बताने में लगी हुई है कि ये तो मेरे सौजन्य से हुआ है, और एक दूसरे के ऊपर ये आक्षेप लगाने में जुटे हुए हैं। इस वजह से आम जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई कि वास्तव में हुआ क्या है और होगा क्या। तो जो बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और वो 13% में जैसे वीटो पावर होता है, वीटो पावर की तरह जेब वीटो पावर की तरह ये लटका हुआ है। अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो उनके लिए ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि आर करो या पार करो, फाइनल करो। यानी कि मुझे लेना है तो बताओ, नहीं लेना है तो बताओ। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सूचना हो सकती है, लेकिन इस सूचना को इंप्लीमेंट करने की जवाबदेही किसकी है? सरकारों की है। अब हुआ यह था कि 14% का आरक्षण अर्जुन सिंह के कार्यकाल में दे दिया गया था। तात्कालिक मुख्यमंत्री उस टाइम पे अर्जुन सिंह थे। ओबीसी वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। अब ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो अधिक है, क्योंकि जब से ये जातिवादी राजनीति होने लगी है तो कॉस्ट वाइज चीजें चलने लगा है। तो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक होने के कारण उन्हें 27% के आरक्षण की मांग उठी थी, जिसे कमलनाथ सरकार ने जाते जाते लास्ट डे, लोग कह रहे हैं, दिन तिथि आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कमलनाथ सरकार ने 2019 में
14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, यानी 13% एक्स्ट्रा कर दिया था। यानी हर सरकारी नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% का आरक्षण मिलना था। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 याचिकाएं उसमें दायर की गई, जिसके आधार पर वो 50% के क्राइटेरिया को बाहर कर रहा था। अब ये पूरा मामला लंबित हो गया और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट नहीं आया है, तो सरकार के पास एक विकल्प ये हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके अभी चीजें ठंडे बस्ते पर रख सकती है। सरकार ये कहती है कि मेरी मंशा है 27% देने की, विपक्ष कहता है हम तो 27% देकर ही चले गए थे। यानी ओवरऑल जो मसला है वो 27% ओबीसी के पक्ष का लग रहा है। फाइनल कर दिया है कोर्ट ने, लेकिन सरकार अभी इस पर कोई अंतिम मोहर नहीं लगाई है। निश्चित ही वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे और ये 50% के आरक्षण क्राइटेरिया को पार भी करता है। तो अभी हमें ना तो खुश होने की जरूरत है ना दुखी होने की जरूरत है, अभी भी ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। पूरा मामला और स्पष्टता के साथ मैं क्रमवार तरीके से बताऊंगा, तो जिससे आप और इसको बहुत भली भांति समझ सकेंगे। और मैं लास्ट में क्राइटेरिया भी बताऊंगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में आरक्षण की क्या क्राइटेरिया है। एक पूरा वीडियो आरक्षण पर मैंने बना रखा है ऑलरेडी कि इसकी शुरुआत कब हुई, देश में कब कब ये कहां कहां कैसे कैसे लागू हुआ, वो वीडियो भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। फिलहाल मैं मध्य प्रदेश के आरक्षण की जो हाई कोर्ट की नई टिप्पणी है उस पर बात करने वाला हूं। तो पूरे रिसर्च के बाद 2-3 चीजें, 2-3 प्रश्न दिमाग में हमारे कौंध रहे थे और तमाम परीक्षार्थियों के भी, तमाम प्रतियोगियों के भी मन में कौंध रहे होंगे, क्या 27-13% का जो कलंक है वो धुल पाएगा? क्या हाई कोर्ट का नया फैसला 27% का जो हुआ है वो सरकार इसको दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? अच्छा, सरकार के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात है, इससे ना ये निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। वहां पर विपक्ष इस मसले को लेके बैठा, भाई मैं ही जो ओबीसी वर्ग हैं उनका मैं हितैषी हूं। अब यहां सारा गेम चुनाव का है, सारा खेल वोट का है, वोट की राजनीति पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमें इसको निष्पक्षता के साथ देखना चाहिए, कहां कैसा क्यों। हुआ यह था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के खिलाफ दायर, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन ने दायर किया था वो आपको जानना चाहिए। देखिए, यूथ फॉर इक्वालिटी और अनुभव सैनी सहित अन्य की 2 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो हुआ है 27% के खिलाफ 2 रिट याचिकाओं को उन्होंने खारिज कर दिया है, यानी जिसमें 50% से अधिक का उल्लेख किया गया था। तो वो हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई मामला नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 27% आरक्षण दे सकती है, ये किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। ठीक बात हो गई। तो ये आपको समझना है कि हाई कोर्ट ने कोर्ट का रास्ता साफ कर दिया है, ये गेंद अब सरकार के पाले में है। सरकार चाहे तो 27% कंटिन्यू कर सकती है, जिसकी पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि सबको पूरे देश में ओबीसी खेलना है, यानी कि इनको वोट के लिए जाना है। अगर गलती से सरकार ने ये फैसला पलट दिया तो ये तात्कालिक यानी वर्तमान सरकार के खिलाफ बात हो जाएगी और विपक्ष को एक बहुत शानदार बना बनाया मुद्दा मिल जाएगा। तो 100% मुझे ये लग रहा है कि सरकार इसके पक्ष में काम करेगी, लेकिन एक पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे सकती है। तो ये याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या कि मूल याचिकाकर्ता जो थी वो कौन थी? अशिता दुबे। इनकी ओर से दायर याचिका में ओबीसी आरक्षण को 27% करने पर अभी भी स्टे बरकरार है। मतलब प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं की वर्तमान व्यवस्था जस की तस बनी रहेगी। तो अपन को यह ध्यान रखना है कि यही वाली जो याचिका करता है इनका स्टे अभी बरकरार है। इनका क्या कहना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सरकार को इसकी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, ये ध्यान रखिए। जो मैंने कहा ना कि अब पूरा गेम सरकार के पक्ष में चला गया है। हालांकि ये जो मसला है ये सुप्रीम कोर्ट में भी
लंबित है। तो सरकार एक बात सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके आप लोगों को झांसा दे सकती है, यानी सरकार के पास है व्यवस्था। अभी हमको यह देखना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यूथ फॉर इक्वालिटी और अनुभव सैनी की जो याचिका में 2 सितंबर 2021 के GAD के आदेश को चुनौती दी गई थी, इसमें कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़ अन्य मामलों में OBC आरक्षण को 27% करने के निर्देश दे दिए गए थे। यानी जो मसले कोर्ट में हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे 27%, यानी 80 से ज़्यादा मसले कोर्ट में हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने में खुश नहीं होना है, कोई ना कोई जाकर के याचिका दायर कर देता है, ये आपके अधिकार हैं। यह आदेश पूर्व महाधिवक्ता के कानूनी सुझाव पर जारी किया गया था। बाद में हाई कोर्ट ने अन्य आदेश के बाद राज्य सरकार में सितंबर 2022 में सभी विभागों की प्रवेश भर्ती परीक्षाओं में 13% पदों को रिजर्व कर दिया। जो मैंने बताया ना आपको, जैसे ये मान के चलिए कि कुल मिलाकर के 100 पद निकले हैं, है ना, इन 100 पदों में केवल 87% को ही नौकरी मिल रही थी। ये 13% जगह बचा के रखते थे। अब ये 13% कौन होते थे? ये 13% 13 लोग OBC के होते थे और 13 लोग अनरिजर्व UR कैटेगरी। इसको जनरल ना बोला करें, अनरिजर्व में वो लोग भी आते हैं जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, जो रिजर्वेशन को बिलोंग नहीं करते या जो रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते, वो सब UR में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो नौकरी है 13, लोग रिजर्व रखे गए 26, ये मसला है, ठीक है ना। यानी केवल 13% लोगों की जिंदगी निर्धारित नहीं है, 26 लोगों की जिंदगी फंसी हुई है इसमें कि हमें मिलेगी नौकरी कि नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिए 13% ये जो जगहें थी ये लगातार क्या कर दी गई हैं, चाहे वो MPPSC की भर्ती हो, चाहे वो जो हमारी ESB द्वारा आयोजित की जाती हैं, सभी भर्तियों में 13% जगह जो है वो रिजर्व कर दिया गया था। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, ऐसे समझिए कि 2019 में जो संशोधन हुआ वो क्या हुआ। कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम में संशोधन कर OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27 किया। तो जब 14 से बढ़ा के 27 करेंगे तो यही तो 13% नाटक कर रहा कार्यक्रम अपना, है ना। यही 13% गले की हड्डी बन गया नई सरकार के लिए। जोड़ तोड़ की सरकार बनी और वहां पर दिक्कत हो गई। हाई कोर्ट में असिता दुबे ने इसे असंवैधानिक मानते हुए याचिका दायर की। 19 मार्च 2019 को आदेश हुआ, हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण में 13% की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। इससे जिन भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी हुए उनकी सारी प्रक्रियाएं रुक गईं। अब जब भर्ती की प्रक्रियाएं रुक गईं तो क्या कंडीशन हुई ये देखते हैं। 31 जनवरी 2020 को आदेश जारी हुआ कि भर्ती रुकने के खिलाफ कोर्ट गए दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट ने PSC को परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया, लेकिन रिजल्ट घोषित ना करने का दे। बोले परीक्षाएं आप कराइए लेकिन रिजल्ट अभी आप घोषित नहीं करेंगे। 13 जुलाई 2021 का आदेश, हाई कोर्ट ने परीक्षा पूरी हो चुकी सीटों के लिए 87-13 का अनुपात लागू करने का आदेश दिया। बोले 87% को फाइनल नियुक्ति दे दो आप और 13% दोनों जगह से, अनरिजर्व्ड से भी और OBC से भी आरक्षित कर दो। जब फैसला आएगा तब उनके पक्ष में, अगर OBC के पक्ष में आएगा तो OBC के बच्चे अंदर हो जाएंगे, अनरिजर्व्ड का फैसला आएगा तो अनरिजर्व के बच्चे अंदर हो जाएंगे। अब क्या हुआ इसके पश्चात, ध्यान दीजिए। अब इसके पश्चात ये कंडीशन हो गई, जो विवादित 13% सीटों को होल्ड रखकर 87% रिजल्ट घोषित किया गया। महाधिवक्ता का अभिमत 25 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सुझाव दिया कि जिन मामलों में याचिकाएं लंबित नहीं हैं वहां 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। यह मसला हुआ। अब इस मसले के बाद यहां ध्यान से देखना है अपन को, यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका, ये एक संस्था थी,
इसकी याचिका पर ही ज़्यादा दिक्कतें हुई। इस आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वलिटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी और सुप्रीम कोर्ट में मामला 2 सितंबर 2024 को असिता की याचिका पर समेत सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब विशेष अधिवक्ता विनायक शाह के अनुसार यूथ फॉर इक्वालिटी द्वारा दायर याचिका में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह आरक्षण संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन करने के साथ ही समानता के अधिकार को प्रभावित करता है। तो ये मसले थे जिसके कारण से ये सब नाटक हुए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता द्वारा 26 अगस्त 2021 को दिए गए अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को एक परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देने की अनुमति प्रदान की थी। इनमें नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2019-20, पीएससी द्वारा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2020 और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के 5 विषय शामिल थे। ये ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, हाई कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के इस परिपत्र पर रोक लगा दी। आशय यह था कि सभी नियुक्तियों में ओबीसी को पूर्ववत 14% आरक्षण ही दिया जाएगा। अब जनहित याचिका की ओर से दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी व मराठा रिजर्वेशन सहित अन्य न्याय दृष्टांगों में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि किसी भी स्थिति में, इंदिरा साहनी केस का जिक्र है, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र के कारण प्रदेश में आरक्षण 50% से अधिक हो गया था, यानी जो ये 13% बढ़ाया गया वो 50% की क्राइटेरिया को पार कर गया था। तो अब यहाँ दिक्कत हो गई। तो मध्य प्रदेश में आरक्षण की वर्तमान स्थितियों की हम लोग बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षण की जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ ऐसी है, ध्यान दीजिए। जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को यानी कि एससी लोगों को आरक्षण मिलता है वो 16% है। अनुसूचित जनजातियों को 20% मध्य प्रदेश में आरक्षण दिया जा रहा है। जो हमारा ओबीसी समुदाय है उसे 14% आरक्षण हम लोग दे रहे हैं, यानी इसी 13% को अगर दे दिया जाए तो उनका 27% हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 14% दे रहे हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस, ये ध्यान रखिए सामान्य वर्ग का आरक्षण नहीं है, ये किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का ये रिजर्वेशन होता है जो 10% है, ये ध्यान रखिए। तो अब हमें ये देखना है कि कुल मिलाकर के कितना हो गया। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो 20 और 16 हो गया 36 और 14 कितना हो गया, ये हो गया अपना 50 और ये 10 60% तो मध्य प्रदेश में पहले ही आरक्षण है, यानी 50% की क्राइटेरिया तो यहाँ ऑलरेडी पहले से पार है। अब ये 13% और आरक्षण मिल जाएगा तो कुल मिलाकर के 73% आरक्षण हो जाएगा, बचेगा 27%। अब इस 27% में पूरी दुनिया फाइट कर सकती है। जिनको आरक्षण नहीं लेना है वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, केवल उनको 27। अब ये 27% कई बार लगता है लोगों को कि ये 27% केवल जनरल के लिए है, नहीं, ये 27% केवल जनरल के लिए नहीं है। इस 27% में ये भी आते हैं, इस 27% में ये भी आते हैं, इस 27% में ये लोग भी आएंगे, इस 27% में ये लोग भी आएंगे। यानी जिन लोगों के अधिक अंक आते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग जनरल कैटेगरी में जाते हैं, यानी कि जो अनरिजर्व कोटा है उसमें जाकर के वो लोग फाइट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो जगह बचती है वो जो जनरल कैटेगरी जिन्हें हम लोग कहते हैं उनके लिए ये जगह बहुत सीमित हो जाती है। अगर उनके नंबर कम आते हैं तो वो पूरी तरह से सूची से बाहर हो जाते हैं। ये दूसरा विषय है। अब यहाँ जो समस्या आ रही है ये 13% अतिरिक्त आरक्षण की। पूरी उम्मीद है
क्योंकि सबको इस टाइम पे मध्य प्रदेश में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अधिक है। मुख्यमंत्री ओबीसी का चाहिए, प्रतिनिधित्व ओबीसी का चाहिए, तो जाहिर सी बात है इस पर निगाहें सबसे ज़्यादा हैं। और अगर सरकार ने 13% का आरक्षण नहीं दिया तो उसके लिए वैसे भी गले की हड्डी है, विपक्ष इसको लेकर के उड़ जाएगी। तो बहुत स्पष्ट है कि 27% का आरक्षण फाइनल होने वाला है। तो ओबीसी के वर्ग को खुश होने की बात है और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को थोड़ा एक बार और निराशा हाथ लगेगी। तो कुल मिलाकर ये लेखा जोखा रहा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आरक्षण का मसला क्या है, मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आरक्षण के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कैसे होता है। कई बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि ये 13% का क्या मामला है। अभी ये 13% का मामला मैंने आपको बीच वीडियो में भी बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। समझिए कि अगर 100 सीटें थी, उन 100 सीटों में से 13% जो सीटें हैं वो रोक दी गई। आएंगे तो इसमें 13 बच्चे हैं। 87 लोगों को नौकरी मिल गई। नौकरी की जगह है 100, 13 लोगों की नौकरी रुक गई। अब इस 13 लोगों की नौकरी के लिए ओबीसी वर्ग के 13 बच्चों को और जनरल कैटेगरी के भी 13 बच्चों को रोक लिया गया। अभी ओबीसी कैटेगरी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम ओबीसी कैटेगरी में भी है और जनरल कैटेगरी में भी, यानी दोनों में। अगर इसके खिलाफ आता है तो वो यहाँ फाइट करेंगे, अगर इसके अनुकूल आता है तो भी वो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। तो जो बच्चे दोनों कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो नुकसान कुल मिलाकर के किसको होगा? अगर विपक्ष में आएगा वो होगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। और जो आरक्षण होता है अपनी सीटों पर तो फाइट किया ही जाता है, साथ ही अनारक्षित सीटें भी उसके लिए होती हैं, ये ध्यान रखिए। यानी जैसे कि 100 पद निकले तो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए वो 16, अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा का पूरा 27% मान के चलता हूँ, तो 27% मान के चलेंगे तो 73% आरक्षण दे दिया। अनरिजर्व के लिए कितना बचा था? 27% बचा था, 27% ये बचा था। तो जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो 16 पद ये हैं उनके लिए और 27 पद ये हैं, मतलब इनके लिए 16 + 27 जगहें हैं फाइट करने के लिए। यानी जो अनरिजर्व है वो भी उनके लिए जगह होती हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति के 20% है तो 20 ये वाली जगहें तो है ही हैं, साथ में ये जो अनरिजर्व जगहें हैं इन पर भी वो फाइट करते हैं। यानी कुल मिला के उनके लिए जगहों की संख्या बढ़ जाती। रिजर्वेशन का ओवरऑल यही मतलब होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर ये 27% वाले हैं तो 27% ये जगह तो है ही है, साथ में ये वाले भी 27 इनके हैं, तो इनके लिए हो गई 54% जगह। 10% इनके लिए ये है ही, 27% ये भी है, तो इनके लिए हो गया 37% जगह। ध्यान रखिएगा, इनके लिए कितना हो गया? 47, इनके लिए कितना हो गया? 25, 15, 40, 7, 47 और 1, 7, 6, 13 है ना, 43%। इनके लिए 43, इनके लिए 47, इनके लिए 54 और इनके लिए 37। ये होता है रिजर्वेशन का मतलब। क्लियर हो गया? तो अगले वीडियो में मैं और कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।